हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए इसको देखते हैं। अध्याय 4 जलवायु क्लाइमेट। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है। इसके 4-5 पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको सीधा साधा सब मिल जाएगा। और यहाँ तक कि आपको जलवायु नहीं अकेला बल्कि आपको क्लास 6 से लेकर 10 तक का भी मिलेगा। और क्लास 11 की भी एक बुक आपकी चल रही है। और बल्कि क्लास 11 में आपकी 3 किताबें हैं, तो एक एक करके हम तीनों किताबों के बारे में करेंगे। तो जल्दी से इसको जलवायु चैप्टर जैसे ही आपका खत्म होता है, एक दो छोटे छोटे चैप्टर हैं, इसके बाद हम सेकंड बुक पे चलेंगे। तो चलिए देखते हैं टॉपिक। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। तो ये सारे टॉपिक हमारे हो चुके हैं। तो हमें कहाँ से देखना है, तो ऋतुएं देखनी थी हमें आज। तो देखिए चलिए ऋतुओं पे चलते हैं। कहाँ पे थी आपकी, तो यहाँ पे देखिए क्या था, ऋतुओं की लय। जो आपकी लय, ठीक है, ऋतुओं की लय। अब इन्होंने ऋतुओं को जो है 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यानी एक तो शीत और ग्रीष्म तो करी ही है, यानी शीत ऋतु सर्दियों का मौसम और ग्रीष्म यानी गर्मियों का मौसम। लेकिन यहाँ इन्होंने क्या किया कि आने वाला मानसून और जाने वाला मानसून, यानी इन दो को भी अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो चलिए देखते हैं भारत की जलवायु दशाओं को उसके वार्षिक ऋतु चक्र के माध्यम से। वार्षिक यानी पूरे वर्ष में किस प्रकार से ऋतुएं चेंज हो रही हैं, किस प्रकार से मौसम आते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप देखते हैं तो जनवरी से लेकर दिसंबर और फिर जनवरी से दिसंबर यानी वैसे ही मौसम चलता रहता है। ठीक है, यानी अगर आपका जून में मानसून आ रहा है तो हर साल ही जून में आएगा। ठीक, तो उसी प्रकार से यानी पूरे वर्ष का चक्र उन्होंने बता रखा है। तो वार्षिक चक्र, वार्षिक ऋतु चक्र के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ यानी अच्छे ढंग से व्यक्त किया जा सकता है इस चीज़ को। ठीक है, यानी किस प्रकार से आपकी मौसम की लय है, वो सॉरी ऋतुओं की लय है, या फिर भारत की जलवायु की दशाएं। मौसम विज्ञान, जो आपका मौसम वैज्ञानिक वर्ष को निम्नलिखित 4 ऋतुओं में बांटता है। यानी जो आपकी एक संस्था है वो क्या करती है, इसको 4 भागों में बांट देती है। कौन कौन से, फर्स्ट इसने बांट दिया शीत ऋतु। पहले पार्ट में इसने बोल दिया शीत ऋतु को पढ़ेंगे हम। ठीक है, यानी सर्दियों के मौसम के बारे में पढ़ लेंगे। सेकंड में इसने बोल दिया कि हम पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में। ठीक है, अब आप सीधी बात करते हैं वर्षा ऋतु। लेकिन इसने फिर इसमें क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसे, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु यानी आने वाला, और मानसून के निर्वर्तन की ऋतु यानी वापस लौटने वाला मानसून। तो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आज हम 2 करेंगे क्योंकि बहुत सारा इसमें दे रखा है आपका। ठीक है, तो 2 करके 2 दिन में करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो आपका जलवायु का पूरा क्लाइमेट का पूरा चैप्टर जो है 6 से 7 पार्ट में जाएगा। ठीक है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए शीत ऋतु, तो शीत ऋतु में देखते हैं हम टेम्परेचर के बारे में कि इंडिया के किस भाग में किस प्रकार का टेम्परेचर रहता है। तो देखिए टेम्परेचर के बारे में देखेंगे। शीत यानी सर्दियों के मौसम में आमतौर पर उत्तर भारत में शीत ऋतु नवंबर के मध्य से आरंभ होती है। उत्तर भारत की बात करेंगे, बिहार, यूपी, थोड़ा बहुत एमपी का क्षेत्र, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, आधा आपका राजस्थान का भी क्षेत्र ले लेंगे। ठीक है, तो राजस्थान का भी आपका उत्तर भारत के ही मैदान आते हैं। तो ये सारा भाग आपका उत्तर के भारत में आ जाएगा, आ गया। अब आमतौर पर यहाँ पे क्या रहता है कि जब आप नवंबर से देखेंगे तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीनों में यहाँ पर रहती है बरसात, वो सॉरी यहाँ पर रहती है शीत ऋतु। तो वही बता रखा है इसने कि आमतौर पर उत्तरी भारत में क्या होता है, शीत ऋतु नवंबर से आरंभ होती है। ठीक है, नवंबर के मध्य से आरंभ होती है। उत्तर मैदान में जनवरी और फरवरी सर्वाधिक ठंडे महीने होते हैं। यहाँ तक कि आपके दिसंबर में भी अच्छी खासी सर्दी पड़ती है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, इस समय उत्तर भारत में अधिकांश भागों में जो औसत आपका दैनिक टेम्परेचर होते हैं, यानी दिन के समय का, रात का नहीं, दिन के समय का अगर आप टेम्परेचर देखते हैं एवरेज, तो उत्तर भारत में आपको कितना मिलेगा टेम्परेचर, 21 सेल्सियस से कम ही रहता है, यानी सर्दी पड़ती है अच्छी खासी। ठीक है, रात्रि का तापमान काफ़ी कम हो जाता है। दिन का तो आपका 21 रहता है, क्योंकि दिन के समय तो आपको सूरज का टेम्परेचर मिल जाता है, तो टेम्परेचर ज़्यादा नहीं गिरेगा। सॉरी, सूरज का जो तापमान मिलता है उससे क्या होगा कि जो आपका तापमान है बहुत नीचे नहीं जाएगा, यानी थोड़ी बहुत क्या रहेगी, सूर्य की किरणें पड़ने के कारण उतना ज़्यादा टेम्परेचर नीचे नहीं गिरेगा। लेकिन अगर आप रात की बात करें तो रात के समय तो सूर्य की जो किरणें हमें नहीं मिलती हैं। तो जब रात के समय पे यहाँ पे उत्तरी भारत के मैदानों में, उत्तर भारत में जब सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं तो क्या होता है कि रात्रि के समय का तापमान काफ़ी नीचे गिर जाता है। नीचे गिर जाना यानी जैसे अगर आप पंजाब और राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 0 डिग्री से नीचे भी टेम्परेचर देखने को मिलेगा। ठीक है, रात के समय का। इसके बाद देखिए, इस ऋतु में उत्तर भारत में अधिक ठंड पड़ने के कारण है। ठीक है, अगर आप दक्षिण भारत उत्तर भारत की अगर इसका आप कंपेयर करते हैं तो इसमें कुछ आपको कारण मिलेंगे। क्योंकि अगर आप वहीं दक्षिण भारत में देखते हैं
तो नवंबर दिसंबर के महीने में ऐसी हालत होती है कि हो सकता है लोग बाग स्वेटर ही ना पहने यानी फुल कपड़े पहनेंगे, उसी में उनका काम चल जाता है। ठीक है, तो और लेकिन आपके क्या होता है कि इधर पे हमें बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं उत्तर भारत के मैदानों में। तो देखिए इधर पे क्या है कि इसके कुछ कारण हैं, मुख्य 3 कारण बताए हैं किसने, वैज्ञानिकों ने। तो देखिएगा पहला क्या है कि जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य हैं समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित हैं, यानी जो है समुद्र से दूर है, यानी जो इनका तट है वो समुद्र से नहीं लग रहा है। अब जब समुद्र से इनका तट नहीं लगेगा तो रात के समय की अगर आप बात करते हैं तो रात के समय जैसे अगर आप बात कर लीजिए कि जो आपका स्थल मंडल है, स्थल मंडल बहुत जल्दी आपका ठंडा होगा, क्योंकि अगर जैसे ही आपका स्थल मंडल ठंडा होगा तो वो ठंडा ही रहेगा। क्यों ठंडा रहेगा? क्योंकि समुद्र के किनारे ना होने के कारण समुद्र की हवा उस तक नहीं आ पाएंगी, क्योंकि रात के समय समुद्र जो है आपका इतने जल्दी ठंडा नहीं होगा, क्योंकि स्थल मंडल जल्दी ठंडा हो जाता है, समुद्र जो है जल्दी ठंडा नहीं होता है। ठीक है, और जो है आपका जो हरियाणा पंजाब और राजस्थान के क्षेत्र जो हैं कैसे हैं, बिल्कुल इनका बॉर्डर जो है समुद्र से नहीं लगता है, और समुद्र के ना लगने के कारण जल्दी से ठंडा होगा, और यहाँ पे जो है हवाएं, गर्म हवाएं नहीं आ पाएंगी, तो ये ठंडा ही रहेगा। तो इसी कारण क्या होता है रात के समय इसका टेम्परेचर कभी कभी नीचे देखा गया, किससे नीचे, 0 से नीचे देखा गया। ठीक है, तो एक ये कारण है आपका कि अगर आप यूपी की भी बात करें तो यूपी या बिहार का बॉर्डर क्या आपका समुद्र से मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता। ठीक है, एमपी का भी नहीं मिलता आपका समुद्र से बॉर्डर। अब आगे देखिए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर है। ठीक है, दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं, यानी यहाँ पे जो इनकी समुद्री जलवायु इनको नहीं देखने को मिलेगी, इनको बस महाद्वीपीय जलवायु देखने को मिलेगी, यानी इनको नहीं पता कि समुद्र कैसा होता है, क्योंकि इनका बॉर्डर समुद्र से शेयर नहीं कर रहा है, यानी समुद्र से इनका बॉर्डर नहीं लग रहा है। समुद्र से बॉर्डर ना लगने के कारण क्या होगा कि जैसे सर्दियों का मौसम आएगा तो ठंडी ज़्यादा पड़ेगी, और गर्मियों का मौसम आएगा तो गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। ठीक, अब चलिए इसको थोड़ा आगे देखेंगे, सेकंड प्रभाव क्या है, ज़्यादा सर्दी पड़ने के कारण सेकंड प्रभाव क्या है। तो सेकंड प्रभाव तो आपका सिंपल सा है, उत्तर में आपका पूरा हिमालय फैला हुआ है, और हिमालय पे अगर आप देखें तो हिमालय पे आपको तरह तरह के ग्लेशियर मिलते हैं। ठीक है, और ग्लेशियर पे क्या होता है, हिमपात होता है, यानी हवा जो बरसात होती है वो किसके रूप में होती है, तो वो हिम के रूप में होती है। ठीक है, यानी बर्फ के रूप में। तो एक तो आपका ये मुख्य कारण हो गया कि निकटवर्ती ये क्षेत्र जो है आपका उत्तर भारत का, जो उत्तर भारत है वो बने ही कैसे हैं, नदियों के कारण। किन नदियों के कारण? जो नदियां हिमालय से निकल रही हैं। अब जो नदियां हिमालय से निकल रही हैं उन्हीं नदियों के नीचे आने के कारण, उनकी मिट्टी के कारण, उनके जड़ोल मिट्टी के कारण उत्तर भारत के मैदानों का विकास हुआ है। तो कैसे होंगे उत्तर भारत के मैदान, हिमालय के निकट होंगे या दूर? तो हिमालय के निकट होंगे। अब जब हिमालय के निकट होंगे तो हिमालय आपको पता है कि हिमालय में हिमपात होता है, हिमालय में ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, हिमालय की ठंडी हवाएं तो चलेंगी ना। ठीक है, तो वहाँ पे ठंडी हवाएं आएंगी हिमालय की, जब ठंडी हवाएं हिमालय की आएंगी तो ठंड पड़ेगी। ठीक है, तो दूसरा कारण आपका ये हो गया कि हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति वहाँ पे उत्पन्न होती है, क्यों हिमालय में जो श्रेणी है हिमपात हो रहा है, यानी हिम की बरसात हो रही है। अब देखिए हिम की बरसात होगी, ठीक है, अब हिम की बरसात होगी तो वहाँ से जो लहरें चलेंगी उत्तर भारत की ओर कैसी चलेंगी, ठंडी ही चलेंगी। चलिए आगे देखिए तीसरी बात क्या है। तो देखिए फरवरी के आसपास क्या होता है कि जो आपका कैस्पियन सागर है, अगर आप वर्ल्ड मैप उठा के देखते हैं तो आप देखिए इंडिया के बगल में जहाँ पे आपको पाकिस्तान मिलता है वहाँ पे नज़र दौड़ाएंगे तो पाकिस्तान के बगल में आपको मिलेगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जस्ट बगल में आप बात करेंगे थोड़ा ऊपर, ठीक है, एक तो आपका जैसे मान लीजिए इंडिया हो गया, यहाँ पे मिलेगा आपको क्या मिलेगा, पाकिस्तान, पाकिस्तान के बगल में मिलेगा आपको अफगानिस्तान। लेकिन अगर आप इधर बात करते हैं तो मिलेगा आपको ईरान, लेकिन ईरान की जस्ट ऊपर बात करते हैं तो इधर मिलेगा आपको तुर्कमेनिस्तान। कौन सा मेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपका कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान इसके ऊपर सब आपको मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप इस साइड की बात करते हैं जिसको मैं आपको ब्लू से दिखाऊं इस साइड की, तो यहाँ पे मिलेगा आपका कैस्पियन सागर, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा आपको कैस्पियन सागर। क्या मिलेगा, कैस्पियन सागर। अब कैस्पियन सागर है, कैसा होगा, इसको झील कहते हैं, इसको सागर इसका नाम है पूरा कैस्पियन सागर, लेकिन आखिर झील है, ठीक है, क्योंकि देखिए जो झील, देखिए इसको झील क्यों कहते हैं, इसको झील इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरी तरीके से स्थल मंडल से घिरा हुआ है, यानी ये कहीं से भी समुद्र में जुड़ नहीं रहा है। लेकिन आप और समुद्र की बात करें तो सब सारे समुद्र आपके जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कैस्पियन सागर इसका नाम है, लेकिन असलियत में क्या है, इसको हम झील कहते हैं। तो ये हो गई झील, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब ये क्या है आपका, ये क्या है, ये है आपका जल भरा क्षेत्र यानी जलमंडल है। तो यहाँ पे आपका कैस्पियन सागर हो गया। तो यहाँ से जो पवनें चलती हैं, ठीक है, यहाँ से जो पवनें चलेंगी वो इस प्रकार से आएंगी, ठीक है, इस प्रकार से आएंगी।
कहाँ से आएंगी आपकी, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ईरान के बाद यहाँ पे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद यहाँ पे प्रवेश करेंगी। प्रवेश कहाँ पे करेंगी, तो देखिए प्रवेश करेंगी राजस्थान, ठीक है, राजस्थान की साइड प्रवेश करेंगी। अब देखिए आगे इतना भाग आपने देख लिया कि कैस्पियन सागर आपको कहाँ मिलेगा। अब आप मैप उठा के देख लीजिए वर्ल्ड मैप में कि आपको कैस्पियन सागर वहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो तुर्कमेनिस्तान का बॉर्डर है वो कैस्पियन सागर से शेयर होता है, ठीक है। ईरान का भी बॉर्डर क्या होता है, कैस्पियन सागर से शेयर होता है। तो हम बात करेंगे तुर्कमेनिस्तान और कैस्पियन सागर की। तो देखिए कैस्पियन सागर फरवरी के आसपास क्या करता है कि कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी हवाएं, तुर्कमेनिस्तान की हवाएं क्यों बोल दिया, क्योंकि कैस्पियन सागर से तुर्कमेनिस्तान जस्ट बॉर्डर शेयर करता है। तो जब जैसे ही कैस्पियन सागर से हवाएं चलेंगी तो सबसे पहले कहाँ चलेगी, कैस्पियन उधर पे कहाँ पे, तुर्कमेनिस्तान में चलेंगी। तुर्कमेनिस्तान से निकल के और आगे आएंगी अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया में प्रवेश कर जाएंगी। तो आगे देखिए तुर्कमेनिस्तान की ठंडी हवाएं उत्तर भारत में शीतलहर ला देती है। तो कब चल रही हैं, देख लीजिए ना, फरवरी में चल रही है। तो फरवरी में तो हमारे यहाँ पे ठंडा मौसम रहता है ना उत्तर भारत में। यूपी एमपी की बात करें, बिहार की बात करें, राजस्थान हरियाणा पंजाब की बात करें तो क्या है, फरवरी के मौसम में सर्दी रहती है, यानी फरवरी के महीने में सर्दी रह रही है आपकी। तो किसके कारण रह रही है, कैस्पियन सागर से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं वो उत्तर भारत की ओर आ रही हैं। अब देखिए आगे, ऐसे अवसरों पर देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाला तथा कोहरा पड़ता है। ये ठंडी हवाएं हैं, ठीक है। पाला तथा कोहरा, आपका पाला किस में पड़ जाता है, खेती में पाला पड़ जाता है, यानी खेती को नष्ट कर देती है, खराब कर देंगी, उसमें बीज नहीं पड़ने देती हैं अच्छे से। तो उत्तर पश्चिम भाग जो आपके कहलाएंगे, देखिए अगर आप इस प्रकार से इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो गया आपका अगर पूर्व, तो ये हो गया आपका पश्चिम, पश्चिम के बाद अगर इसको आप उत्तर कहते हैं तो ये हो गया आपका दक्षिण। तो अगर आप देखें उत्तर पश्चिम के मैदान कौन से रहेंगे, ये वाले, यानी आप राजस्थान हरियाणा पंजाब की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर खेती हो रही है फरवरी के टाइम पे बिल्कुल होगी, रबी की फसल होती है आपकी, ठीक है, जनवरी फरवरी इस पर आपकी रबी की फसल मिलेगी यहाँ पे। और जब रबी की फसल यहाँ पे होती है तो क्या होता है कि उस फसल में पाला पड़ता है कोहरे के कारण, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, और किसके कारण पड़ रहा है, तो ये कैस्पियन सागर से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण पड़ रहा है। इसको थोड़ा आगे देखेंगे, मानसून को समझना है, इसको जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। मानसून का स्वभाव एवं रचना तंत्र संसार के विभिन्न भागों में स्थल महासागरों तथा ऊपरी वायुमंडल से एकत्रित मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर समझा गया है। यानी अगर आप बोले हमें मानसून समझना है तो क्या आप स्थल अकेले से समझ लेंगे, या आप इसके वायुमंडल से समझ लेंगे, या फिर अगर आप बोलते नहीं हम तो महासागर से समझ लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ये सारी चीज़ें मिलकर हमें समझ में आएगा कि मानसून आखिर है क्या, क्योंकि पवनें चलती हैं, स्थल की ओर चलती हैं, हवाओं के जरिए चलती हैं, हवाओं के जरिए किस साइड हवा आ रही है, वायुदाब के जरिए चलती हैं, तो ये सब चीज़ें टेम्परेचर के जरिए चलती हैं, तो ये सब चीज़ें मिलके बनाती हैं आपकी, ठीक है। तो देखिए मानसून का स्वभाव एवं रचना तंत्र अगर हम देखते हैं संसार के विभिन्न भागों में, अगर हम स्थल मंडल देखेंगे, ठीक है, यानी महाद्वीप देख लेंगे, महासागर देख लेंगे, ऊपरी वायुमंडल देख लेंगे, क्षोभ मंडल की बात करेंगे बस, ठीक है। क्षोभ मंडल के अलावा किसी भी मंडल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मौसम की दशाएं आपकी क्षोभ मंडल तक ही रहेंगी। सो क्या होता है कि वायुमंडल में एकत्रित मौसमी आंकड़े, यानी इन सब चीज़ों को मिला के मौसम के आंकड़े देखे गए वैज्ञानिकों के द्वारा, और इस चीज़ को समझा गया मानसून को। पूर्वी प्रशांत महासागर की बात कर लीजिए, तो इसमें क्या बता रखा है कि अगर हम पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित फ्रेंच पोलिनेशिया, यानी पूर्वी प्रशांत महासागर में एक जगह है, उसका नाम क्या है, फ्रेंच पोलिनेशिया के ताहिती तथा हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित पोर्ट डार्विन, ठीक है। तो इनके बीच देखिए इसमें क्या बताया गया है कि देखिए अगर हम बात करते हैं पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित फ्रेंच पोलिनेशिया की ताहिती, ठीक है, ताहिती जो कि लगभग कहाँ स्थित है, तो देखिए 18 दक्षिण से 149 पश्चिम के बीच, तथा क्या है इधर पे हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया के हिंद महासागर में, ऑस्ट्रेलिया जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया है वो हिंद महासागर में है, ठीक है। अगर आप बोलें कि ऑस्ट्रेलिया आपका किस महासागर में स्थित है, तो हिंद महासागर में बताना, ठीक। तो देखिए हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में अगर आप देखते हैं, मान लीजिए हो गया ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के इस भाग में देखिएगा अगर वर्ल्ड मैप में, तो आपको सीधा सीधा उधर पर पोर्ट डार्विन दिखेगा। तो पोर्ट डार्विन के बीच पाए जाने वाले वायुदाब का अंतर, तो इनके बीच का अंतर यानी पूर्वी प्रशांत महासागर और आपका ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित पोर्ट डार्विन का, इनका वायुदाब का अंतर देखा गया, ठीक है। तो अंतर मापकर मानसून की तीव्रता के बारे में पूर्वानुमान लगा गया। जितना ज़्यादा अंतर होगा मानसून की पवनें उतनी ही तेज गति से चलती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कैसा है आपका, मान लीजिए एक है आपका 130 मिलीबार, एक है आपका 30 मिलीबार, तो बहुत तेज चलेंगी, और ठीक है। और अगर मान लीजिए 130 यानी जितना ज़्यादा डिफरेंस मिलीबार में, ठीक है, वायुदाब में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ही तेज पवनें तेज़ी से बहती हैं,
ठीक है, किससे ओर बहती हैं, हाई प्रेशर दाब से क्या करती हैं, लो प्रेशर दाब की ओर बहना स्टार्ट करती हैं। तो अभी क्या है कि भारत का मौसम विभाग जो है 16 कारक इन लोगों ने देख रखे हैं, हमें याद करने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें बता रखा है कि भारत का मौसम विभाग ने 16 कारक अपनाए हैं कि उसके आधार पर मानसून के संभावित व्यवहार के बारे में काफ़ी समय का इसके बारे में काफ़ी समय का पूर्वानुमान लगता है। यानी इस चीज़ से पता चलता है किस प्रकार से मानसून आ रहा है जा रहा है। चलिए इसको आगे देखेंगे, ये चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं थी लेकिन उसको बता दी। अब देखिए आगे कि क्या है कि प्रायद्वीपीय भारत, क्या है आपका प्रायद्वीप भारत। प्रायद्वीप क्या होता है, जो जगह है जो स्थल मंडल जल से 3 तरह से घिरा हो, 3 तरफ से घिरा हो, उसको हम कह देते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप बोले तो बोलते हैं पेनिनसुला, ठीक है, इंग्लिश में इसको पेनिनसुला बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए रही कुल्फी, तो अब इसको 3 तरफ से अगर आप देखते हैं तो इधर पे बे ऑफ बंगाल मिल जाएगा आपको, इधर पे अरेबियन सी मिल जाएगा, नीचे की बात करते हैं तो आप हिंद महासागर मिल जाएगा। बल्कि अगर आप बोलें तो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी जो है आपका किसका हिस्सा है, तो जो है आपका हिंद महासागर का ही हिस्सा है, इस चीज़ को याद रखना। लेकिन अगर आप बात करते हैं तो इसके 3 तरफ से भाग क्या है, पानी से घिरा हुआ है, किसका, स्थलमंडल का, तो हम इसको बोलेंगे प्रायद्वीपीय भारत। तो चलिए प्रायद्वीप भारत की बात करते हैं। तो प्रायद्वीप भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं है। अगर आप प्रायद्वीप भारत की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको शीत ऋतु नहीं मिलेगी, ठीक है, यानी सर्दियों का मौसम आपको नहीं मिलता है। क्या कारण है, देखिए तटीय भागों में भी समुद्र के समकारी प्रभाव तथा भूमध्य रेखा के निकट के कारण ऋतु के अनुसार तापमान के वितरण प्रतिरूप में शायद ही कोई बदलाव आता हो। अब इसमें देखिए क्या है कि इसमें कारण क्या है कि जो आपकी भूमध्य रेखा 0 डिग्री है, ये जो आपका प्रायद्वीप भारत है इसके निकट है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि दूसरी बात इसमें तट रेखा है, ठीक है, तट रेखा इसकी प्रायद्वीप भारत की लंबी है। तो जो तट रेखा से क्या होता है, हवाएं बह के चली आती हैं इधर पे, तो सर्दी का मौसम आपका नहीं बनता है उधर पे ना। तो सर्दी का मौसम 2 कारण हो गए, एक तो तट रेखा के कारण और दूसरा भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण, ठीक है। और सर्दी का मौसम उत्तर भारत में क्यों बनता है, 3 चीजें हमने देखी, एक तो हिमालय देख लिया, एक कैस्पियन सागर से चलने वाले हवाएं देख ली, और तीसरी बात यहाँ पे तट रेखा नहीं है। तो ठीक है, तो हमने 3 चीजें देख ली कि वहाँ पे सर्दी क्यों पड़ती है और यहाँ पे सर्दी क्यों नहीं पड़ रही है प्रायद्वीप भारत में। तो हमने यहाँ पे भी 2 चीजें देख ली। अब देखिए क्या है कि तापमान के वितरण प्रतिरूप में शायद ही कोई बदलाव आता है, ये चीज़ हमने देख ली। अंग देखिए उदाहरण क्या है, तिरुवनंतपुरम में जनवरी का माध्य अधिकतम तापमान, तमिलनाडु, ठीक है, तिरुवनंतपुरम केरल, तिरुवनंतपुरम तमिलनाडु, यहाँ की अगर आप बात करते हैं, कहाँ की बात करते हैं, दक्षिण भारत की, तो तिरुवनंतपुरम में जनवरी का कितना टेम्परेचर रहता है, 31 सेल्सियस। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि वहाँ पर रात का तापमान आपका पंजाब हरियाणा में 0 से नीचे जा रहा था, और अगर आप इधर पे जनवरी का तापमान देखते हैं तो 31 डिग्री तक रहता है। अगर वहाँ पे अगर आप दिन की भी बात कर लें, मान लीजिए कि इनका माध्य अधिकतम तापमान 31 होता है, वहाँ पे 21 से नीचे चला जाता है, ठीक है। जबकि जून में यह टेम्परेचर, अब देखिए जून में कितना टेम्परेचर रहता है आपका उत्तर भारत का, राजस्थान में आपका 55 डिग्री टेम्परेचर देखा गया। 48-50 तो आपका चलता रहता है, लेकिन राजस्थान में 1-2 बार आपका जो है 50-55 के आसपास देखा गया। लेकिन वहीं आप बात करते हैं दक्षिण भारत की, तो सर्दियों में तो ओनली 31, यानी सर्दियों में सर्दी नहीं पड़ेगी, ठीक, और गर्मियों में गर्मी नहीं पड़ेगी। अब टेम्परेचर का अंतर देखिए, 1.5 डिग्री का अंतर आ रहा है, यानी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जून का टेम्परेचर दिखा रहा है 29.5 और जो है आपका जनवरी का 31, तो जनवरी में सर्दी भी नहीं पड़ेगी और जून में गर्मी भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है, और पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं तो अगर पहाड़ियों पे अगर आप चढ़ जाते हैं तो वहाँ पे और कम टेम्परेचर मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि जैसे ही हम ऊपर की साइड जाते हैं क्षोभ मंडल में, टेम्परेचर नीचे की साइड गिरता हुआ हमें नजर आता है। नजर क्या आता है, महसूस होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे और टेम्परेचर, अगर आप ऊंची पहाड़ियों पे चले जाएंगे, पश्चिम घाट की पहाड़ियों पे अगर आपको जाना है तो वहाँ पे टेम्परेचर आपको नीचे गिरता हुआ नजर आएगा, यानी कम रहेगा। आगे देखिए वायुदाब और पवनें, अभी तो हमने टेम्परेचर के बारे में देखा, अब हम देखेंगे वायुदाब तथा पवनें। तो देखिए दिसंबर के अंत तक, दिसंबर महीने की बात करिए, दिसंबर में अगर आप उत्तर भारत की बात करें तो अच्छी खासी कड़ाके की सर्दी पड़ती है। अब यहाँ पे देखिए वायुदाब तथा पवनें, तो दिसंबर के अंत तक, यानी बात करेंगे 22 दिसंबर, तो 22 दिसंबर सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधे चमकता है। देखिए जब हमारे यहाँ पे सर्दी पड़ रही है तो आपका दक्षिणी गोलार्ध में अच्छी खासी गर्मी पड़ती है, तेज तड़ाके की, जनवरी फरवरी, या फिर अगर आप नवंबर दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में वहाँ पे क्या होता है, मकर रेखा पर सीधा सूर्य की किरणें पड़ गई। अब सीधा सूर्य की किरणें पड़ रही तो क्या होगा, गर्मी होगी, ठीक है, हो गई। इसके बाद देखिए इस ऋतु में मौसम की विशेषता उत्तर मैदान में एक क्षीण उच्च वायुदाब का विकसित होना है।
उच्च वायु दाब आपका बनता कब है? उच्च वायु दाब आपका बनता कब है? लगभग आपका सर्दियों के मौसम में। क्यों बनता है? क्योंकि सर्दियों के मौसम में सरफेस गर्म नहीं रहती है पृथ्वी की, और जब सरफेस गर्म नहीं रहती है तो उसके कांटेक्ट में आने वाली वायु गर्म नहीं होती है वहाँ की। जब वायु वहाँ की गर्म नहीं होती है तो वो हवाएं जो है ऊपर नहीं उठ पाती हैं, ठीक है, वाष्पीकरण नहीं हो पाता है और हवाएं गर्म नहीं हो पाती हैं, और हवाएं गर्म नहीं होगी तो हवाएं जो है ऊपर नहीं उठ पाती हैं, यानी हवाएं एकदम नीचे नीचे ही तैरती रहती हैं। अब नीचे नीचे हवाएं तैरती रहेंगी तो जब ऊपर नहीं उठेंगी तो निम्न वायु दाब नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे ही हवाएं ऊपर उठती हैं तो क्षेत्र यहाँ का खाली होता है और खाली क्षेत्र होने के कारण निम्न वायु दाब की स्थिति बन जाती है। लेकिन सर्दियों के मौसम में ऐसा उत्तर भारत में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ रही हैं, यानी कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ेंगी, यानी कर्क रेखा पर सर्दी का मौसम है। वैसे भी आप देखेंगे तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में सर्दी ही पड़ती है हमारे उत्तर मैदान में अच्छी खासी, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही हैं बल्कि मकर रेखा में चमक रही हैं। अब सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही, ठीक है, सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही तो वाष्पीकरण नहीं होगा, वाष्पीकरण नहीं होगी, सरफेस गर्म नहीं होगी, सरफेस गर्म नहीं होगी, सरफेस गर्म ना होने के कारण हवाएं ऊपर नहीं उठेंगी, हवाएं ऊपर ना उठने के कारण सरफेस के समांतर ही हवाएं वहाँ पे घूमती फिरती रहेंगी। अब देखिए आगे देखिए क्या होगा। अब हवाएं उधर पे हैं तो वहाँ पे क्या बनेगा? आपका उच्च वायु दाब का क्षेत्र विकसित हो जाएगा। चलिए हो गया उच्च वायु दाब का क्षेत्र विकसित। अब आगे की बात करते हैं तो दक्षिणी भारत में वायु दाब उतना अधिक नहीं होता। अब क्या होता है कि दक्षिण भारत में अगर आपने नज़र डाली हो तो दक्षिण भारत में अगर आप बात करते हैं तो एक तो भूमध्य रेखा के पास है, ठीक है, भूमध्य रेखा पर तो आपका 12 महीने क्या होता है, 12 महीने उधर पर सूर्य की किरणें अच्छी खासी पड़ती हैं, तो सर्दी गर्मी का तो वहाँ पर टेंशन रहता ही नहीं है, ठीक है, एक सा मौसम आपका लगभग बना रहता है। और जो आपका प्रायद्वीप भारत है उसके पास ही हो जाता है, यानी अगर आप दक्षिण भारत की बात करें तो जो है भूमध्य रेखा के पास ही हो जाता है। और मेन चीज़ क्या है कि समुद्र के निकट है तो वहाँ पर तो उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा ना, वहाँ पर उच्च वायु दाब आपका नहीं बनेगा। अब उच्च वायु दाब वहाँ पर नहीं बना, अब उधर पर क्या होगा कि उधर पर देखिए 1019 मिलीबार तथा 1013 मिलीबार की संभार रेखाएं क्या होती हैं, उत्तर पश्चिमी भारत तथा सुदूर दक्षिण में दक्षिण से गुजरती हैं। अब क्या होता है कि इतनी मिलीबार की रेखाएं वहाँ से गुजरती हैं, ठीक है। अब देखिए कहाँ से गुजर रही हैं, तो उत्तर पश्चिम से गुजर रही हैं और भारत उत्तर पश्चिम भारत तथा सुदूर दक्षिण से गुजरती हैं, ठीक है। तो ये देखिए इधर पे कि अगर आप पूरब पश्चिम उत्तर, तो ये हो गया आपका उत्तर भारत के मैदान यहाँ पे हो गए आपके, ठीक है, और सुदूर दक्षिण से गुजरती हैं, यानी दक्षिण के थोड़ी दूर से। तो चलिए आगे देखिएगा कि ये गुजर गई, ये आपका मैप दिया हुआ है, ये हमने मैप देखा था। अब चलिए थोड़ा इसमें आगे पहले देख लें, 2 मैप दिए हुए हैं आपके, बाद में देखेंगे इसको। अब देखिए इधर पर परिणाम क्या निकलते हैं आपके, तो परिणाम स्वरूप उत्तर पश्चिम जो है आपका उत्तर पश्चिम उच्च वायुदाब क्षेत्र से क्या होता है कि उत्तर पश्चिमी उच्च वायुदाब क्षेत्र से दक्षिण में हिंद महासागर स्थित निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पवनें चलना प्रारंभ कर देती हैं। क्या हुआ कि हिंद महासागर स्थित जो आपका निम्न वायुदाब क्षेत्र वहाँ पे बन रहा है, क्यों बन गया निम्न वायुदाब क्षेत्र? क्योंकि वहाँ का जो अगर आप टेम्परेचर देखते हो अगर टेम्परेचर हाई है, ठीक है, यानी सर्दियों के मौसम में भी वहाँ का टेम्परेचर जो है आपका 31 के आसपास मिलता है, ठीक है, और उत्तर भारत में टेम्परेचर गिर जाता है, यानी उत्तर भारत में इस समय पे सर्दी पड़ रही है। सर्दी पड़ने के कारण उत्तर पश्चिम भारत में अगर आप देखते हैं तो उच्च वायुदाब क्षेत्र बन रहा है। उच्च वायुदाब क्षेत्र होने के कारण क्या होगा कि निम्न वायुदाब का क्षेत्र ढूंढेगा, और इसको निम्न वायुदाब का क्षेत्र पता है कहाँ मिलता है? दक्षिण भारत में मिलता है, ठीक है। तो हिंद महासागर पर स्थित निम्न वायुदाब का क्षेत्र इसको मिल जाता है दक्षिण की साइड, तो पवनें क्या है कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर चलना आरंभ कर देती हैं। तो इस चित्र में आपका मैप में दिखाया गया होगा, इधर पे आपका मैप में भी दिखाया गया होगा, ये चीज़ देख लीजिए। ये पवनें देखिए इधर पे ये आ रही हैं, इस साइड चली आ रही हैं आपकी पवनें, इसी साइड तो भाग रही हैं सारी पवनें, ठीक है। कब का है तो अगर हम देखें तो ये कब की, हाँ, जनवरी का ही मौसम दिखाया गया है आपका, सर्दियों का मौसम। तो सर्दी में अगर आप बात करते हैं तो उत्तर भारत में तो आपका अच्छा खासा सर्दी पड़ रही है, लेकिन अगर आप दक्षिण भारत में बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, दक्षिण भारत में आपका इस साइड भागती हुई पवनें आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि यहाँ पे गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम से क्या मतलब है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र हो, यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र है तो उच्च वायुदाब का क्षेत्र की पवनें इसके साइड भागेंगी। तो इतनी बात हो गई, मैंने आपको दिखा दिया। अब चलिए इसमें थोड़ा आगे देखेंगे। अब देखिए इधर पर कम दाब प्रवणता के कारण क्या होता है कि दाब प्रवणता कम है, यानी उतना ज़्यादा अंतर नहीं है, उतना ज़्यादा अंतर आपका नहीं पड़ पाता कि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो कम दाब प्रवणता मीन्स आपका ढलान मान लें तो जो दबाव की इधर पर ढलान है, जो आपका निम्न दाब उच्च दाब में अंतर है वो कम है, यानी दबाव की जो ढलान है वो कम है। और जब दबाव की ढलान कम होगी तो मैंने बताया था कि उतनी ही जो आपकी हवाएं हैं उनकी गति कम होगी, तो इनकी जो गति होती है उत्तर भारत से दक्षिण भारत या फिर हिंद महासागर
की ओर बहने की 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से मंद गति की पवनें चलने लगती हैं। यानी उत्तर भारत से पवनें चलेंगी दक्षिण भारत या बोल सकते हैं आप हिंद महासागर की ओर तो चलेंगी तो जरूर, लेकिन अंतर ज़्यादा ना होने के कारण ये पवनें क्या रहेंगी, धीमी गति की रहेंगी। मोटे तौर पर क्षेत्र की भू आकृति भी पवनों की दिशा को प्रभावित करती है। तो क्षेत्र की भू आकृतियाँ हैं, भू आकृतियाँ अगर आप बोलते हैं, कहीं इनको पठार मिल जाता है, कहीं इनको मैदान मिल जाते हैं, कहीं इनको पहाड़ियाँ मिल जाती हैं, कहीं इनको महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी के डेल्टा मिल जाते हैं, तो उस चीज़ से भी प्रभाव पड़ता है। यानी भू आकृति पर कैसा ऊंचा क्षेत्र बना हुआ है, ऊंचा नीचा क्षेत्र बना हुआ है, या फिर अगर आप बोलें पेड़ पौधे किस प्रकार के लगे हुए हैं, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, या फिर इमारतें खड़ी हैं आपकी, तो उस चीज़ से भी इस चीज़ में प्रभाव पड़ता है। यानी भू आकृतियों से इन पवनों की दिशाओं पर प्रभाव पड़ता है। तो ये प्रभाव होता है आपका जब उत्तर भारत से हवाएं चलती हैं दक्षिण भारत की ओर। अब और आगे बात करते हैं तो गंगा घाटी में इनकी दिशा कैसी होती है। गंगा घाटी में इनकी दिशा पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर होती है। तो अगर आप बात करेंगे पश्चिम की तो उत्तर पश्चिम आप देख लीजिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण लगा के। इसके बाद देखिए अगर आप गंगा घाटी के बाद जाते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर, ठीक है, अगर आप गंगा ब्रह्मपुत्र आपको डेल्टा मिलता कहाँ है, कहाँ मिलेगा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में मिलता है। तो अगर आप उसकी बात करते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में इनकी दिशा कहाँ पे होती है, तो उत्तर की साइड हो जाती है। अब बात करिएगा आगे, तो आगे देखते हैं भू आकृति के प्रभाव से मुक्त इन पवनों की दिशा बंगाल की खाड़ी में स्पष्ट तौर पर उत्तर पूर्व दिखा जाती है। तो देखिए अगर आप बंगाल की खाड़ी बात करते हैं तो वहाँ पे भू आकृति इसको नहीं दिखेगा, यानी भू आकृति के प्रभाव से मुक्त, यानी भू आकृति कहाँ से दिखेगी, बंगाल की खाड़ी तो वही पानी का क्षेत्र है, पानी के क्षेत्र में इधर पे आपको पर्वत पठार पर या फिर पेड़ या नींबू का पेड़ तो वो मिल नहीं जाएगा, नहीं मिलेगा ना, तो एक समान चीज़ रहेगी। अब समान होने के कारण दिशाएं जो पवनें हैं अपने आप से बढ़िया से बहेंगी तो क्या होता है, इन पर अच्छी तरीके से हम इसकी दिशा देख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में स्पष्ट तौर पर ये उत्तर पूर्व की ओर चलती हुई हमें समझ में आ जाती हैं। अब आगे देखिए सर्दियों में भारत का मौसम कैसा रहता है। सर्दियों में अच्छा मौसम रहता है, एकदम सुहावना मौसम रहता है। फिर भी यह सुहावना मौसम कभी कभार हल्के चक्रवाती दबावों से बाधित हो जाता है। यानी जो चक्रवात आते हैं तो ये हल्का फुल्का जो बढ़िया सा मौसम रहता है ये उधर पे डिस्टर्बेंस हो जाता है, यानी इसको डिस्टर्ब कर देते हैं कौन, जो चक्रवात आ रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले चक्रवात, यानी पश्चिम की साइड से आएंगे तो हम पश्चिमी विक्षोभ बोल देंगे ना इसको। तो देखिए पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले चक्रवात पूर्वी भूमध्य सागर उत्पन्न होते हैं। कहाँ मिलता है आपको भूमध्य सागर, पता है ना हमें कहाँ मिलता है। तो अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो मान लीजिए इंडिया मान लिया। अब अगर आप बात करते हैं इंडिया के बगल में तो आपको पाकिस्तान मिलता ही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मिल गया पाकिस्तान के बगल में आपको मिलेगा ईरान के बगल में मिलेगा आपको इराक के बाद यहाँ पे आपको छोटे छोटे सीरिया वगैरह, जॉर्डन, इजराइल वगैरह और आपको साइप्रस देश मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे मिल जाएगा आपको वहीं पे भूमध्य सागर, क्या मिलेगा, भूमध्य सागर। यानी टर्की ग्रीस की बात करें तो वो भी यहीं पे मिलेगा। लीबिया मिस्र की बात करें तो आसपास भूमध्य सागर के आसपास आपको सारे देश मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो पवनें चलती हैं उनकी बात कर रहा है, किसकी बात, भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाली पवनें, ठीक है। तो देखिए इधर पे क्या है कि चक्रवात पूर्वी, यहाँ पे बता रखा है कि पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले हैं। पश्चिम की साइड से आएंगे, ये रहा इंडिया, यहीं पे तो हमारा भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर इस साइड है, तो यहाँ से इस साइड से चल के आएंगे तो इसको पश्चिमी विक्षोभ कहेंगे। हम पश्चिम साइड चलने वाले हवाओं को पश्चिमी विक्षोभ कह देंगे। पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले चक्रवात चलते कहाँ से, तो पूर्वी भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं, ठीक है, हो गए। और पूरब की ओर चलते हुए, यानी पश्चिम से चलेंगे पूरब की ओर, तो इस प्रकार से चल रहे हैं, चल गए। तो और पूरब की ओर चलने वाले पश्चिमी एशिया, तो पश्चिमी एशिया से कहाँ को, देखिए ईरान को चलेंगे, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान को पार करने के बाद इनको मिलता है भारत, ठीक है। यानी ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को पार कर गई, ठीक है, हवाएं पाकिस्तान को पार कर गई हवाएं, अब इनको मिलता है भारत। तो भारत में करती हैं प्रवेश, जिसको हम नाम क्या देते हैं, उत्तर पश्चिमी भागों में पहुँचते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पहुँच गए। उत्तर पश्चिमी भारत में आपको मिलेगा क्या, उत्तर पश्चिमी भाग में मिलता है हमें क्या, तो देखते हैं हम क्या क्या मिलता है। तो उत्तर पश्चिमी भारत में तो आपको मिलेगा, पहले तो मिल जाएगा आपको राजस्थान, ठीक है, हरियाणा पंजाब मिल जाएगा। आगे देखिएगा क्या है, मार्ग में उत्तर में कैस्पियन सागर। हाँ, अब इसके जो मार्ग है ना, जो आपका है, जो भूमध्य सागर से जो आ रही थी हवाएं, उनको बीच में क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा उनको कैस्पियन सागर और दूसरा मिलेगा ईरान की दक्षिण में ईरान की खाड़ी।
तो इन दोनों चीज़ों से गुजर के आते हैं, यानी ईरान की खाड़ी से गुजरेंगे, कैस्पियन सागर से गुजरेंगे। अब पानी के क्षेत्र से गुजरेंगे, चक्रवात हवाएं हैं तो क्या करेंगी, हवाएं हैं तो आर्द्रता को साथ ले लेंगी। हो गई बात, आर्द्रता को साथ ले लिया, ठीक है। अब जब आर्द्रता को साथ ले लिया तो पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई हवा में। पश्चिमी जेट प्रवाह इन अवदाबों को भारत की ओर उन्मुख करने में क्या भूमिका निभाता है, तो क्या भूमिका निभाएगा। अब पश्चिमी जेट है तो पश्चिमी जेट धारा और भारत की साइड ही तो आ रही है, वो पश्चिमी जेट धारा तो इनको भी लेती चली आएगी, घसीट के चली आएंगे। देखिएगा वर्षा, अब हम बात करते हैं वर्षा की, तो अभी जो हवाएं आ रही हैं बरसात भी तो कराएंगी क्योंकि आर्द्रता तो साथ लेके चलती। तो देखिए वर्षा, शीतकालीन मानसून पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण वर्षा नहीं होती। अब इधर पर मुख्य कारण क्या है आपका, वर्षा कम कराती हैं, ज़्यादा नहीं कराती हैं। लेकिन इधर पर बात क्या है कि जो शीतकालीन मानसून पवनें होती हैं आपकी, जो शीतकालीन मानसून पवनें होती हैं स्थल से कैसे चलती हैं, समुद्र की ओर। गर्मी में क्या होता है कि समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं पवनें, लेकिन शीतकालीन पवनों में क्या होता है, स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। क्यों चलती हैं, तो ये रहा आपका स्थल, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया स्थल, इसको मैंने बोल दिया क्या, समुद्र, ठीक है, बोल दिया समुद्र। अब इधर पे क्या होता है, आपने देखा है कि जो समुद्र, जो स्थल है जल्दी से गर्म होता है, जल्दी से ठंडा होता है। तो जब रात की समय क्या, आप सर्दियों की बात करें तो जो स्थल है जल्दी से ठंडा होगा। अब जल्दी से ठंडा होगा तो यहाँ पे तो उच्च दाब बन गया ना ठंडा होने के कारण, और यहाँ पे उस समय पे हाई प्रेशर रहा होगा, ठीक है। अब हाई प्रेशर रहे होने के कारण ये जो पवनें हैं समुद्र की इस साइड बहने लगेंगी, बिल्कुल बहेंगी, क्यों नहीं बहेंगी, यानी आप सॉरी स्थल से समुद्र की ओर जाती हैं। सॉरी ये गलत हो गया आपका। देखिए जब समुद्र, जो आपका स्थल है, स्थल ठंडा रहेगा, ठीक है, स्थल ठंडा रहेगा और समुद्र जो है आपका गर्म रहेगा, ठीक है। और समुद्र जब गर्म रहेगा, सर्दियों के मौसम की बात करी तो समुद्र रहेगा आपका गर्म, और समुद्र रहेगा गर्म तो गर्म होने के कारण इसकी हवाएं चलेंगी ऊपर की साइड। अब इसकी हवाएं ऊपर की साइड चलेंगी तो इसको हम कर देते हैं ब्लू, ब्लू यानी इसको कर दिया हमने नीला, तो ऊपर की साइड चलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या कर देंगे, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना देंगी। और इस समय पे स्थल में क्या है, सर्दियों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में स्थल पे है हाई प्रेशर का क्षेत्र, तो इसकी पवनें कहाँ चलेंगी, तो समुद्र की ओर चलना स्टार्ट कर देंगी। यानी सीधी सीधी अगर आप बात करते हैं तो गर्मियों में क्या होता है, सर्दियों में क्या होता है, तो शीत ऋतु में क्या होता है कि जो पवनें हैं स्थल से क्या करती हैं, समुद्र की ओर चलना प्रारंभ करती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप गर्मियों की बात करें तो समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, ठीक है। मतलब पूरा चक्र होता है आपका, चलता रहता है। अभी होता क्या है कि स्थल से चलेंगी, अब देखिए स्थल से चलेंगी तो क्या उनमें नमी रहेगी, या आप बोलें स्थल से चलेंगी तो क्या वो आर्द्रता को समेट पाएंगी, तो बारिश कराएंगी। जब स्थल से चलेंगी तो स्थल में तो उसको पानी नहीं मिलेगा, तो कहाँ से जो है आर्द्रता लेंगी, समुद्र से चलती हैं तब आर्द्रता लेके आती हैं, यानी तब उसमें जल वाष्प लेके जाती हैं, नहीं लाएंगी। अब नहीं लाएंगी तो सूखी रहेंगी, सूखी रहेंगी तो बरसात नहीं कराएंगी। लेकिन थोड़ा बहुत तो होता है ना, आप देखिए, क्योंकि एक तो इसमें नमी केवल नाम मात्र की है, बिल्कुल नाम मात्र की है, क्योंकि पानी नहीं है, वही स्थल से चलने पर कैसा पानी रहेगा। दूसरे स्थल पर इसमें घर्षण होता है, ठीक है। पहली बात तो इसमें नमी नाम मात्र की है, दूसरा स्थल पर घर्षण होता है, हवाएं और स्थल के बीच जब घर्षण होता है, यानी घिसती हैं वो एक दूसरे, तो उसके कारण इन पवनों का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। तो दूसरी बात ये चीज़ हो गई, क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। सर्दियों में आप लोग हाथ क्या करते हैं, गद्दियों को एकदम ऐसे घिसते हैं ना एक दूसरे से, घिसने के कारण आपकी गद्दी क्या होती हैं, गर्म होती हैं, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है। तो वही चीज़ है कि ये हवाएं स्थल से घर्षण करती हैं, यानी एक दूसरे में जब जो हवाएं हैं स्थल से घर्षण करती हैं तो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, जिससे वर्षा होने की संभावना क्या हो जाती है, इससे और भी बिल्कुल निरस्त हो चुकी है, ठीक है। स्थल पर घर्षण करके जाएंगी तो यहाँ पर बिल्कुल भी निरस्त हो चुकी है संभावना। अतः शीत ऋतु में अधिकांश भारत में क्या होती है, वर्षा नहीं होती है, शीत ऋतु में बरसात नहीं होती है। अपवाद स्वरूप बरसात कुछ जगहों पर होती है, तो अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर होती है। तो पहला बात करेंगे हम उत्तर पश्चिम भारत में, तो उत्तर पश्चिम लगा लीजिए, पूरब पश्चिम उत्तर, बात करेंगे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, कर ली बात। चलिए आगे देखिए कि उत्तर पश्चिम भारत में भूमध्य सागर से आने, अभी हमने देखा था ना भूमध्य सागर से कुछ आ रहा है, सामान नहीं, अगर आप अपने बोलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ईरान की खाड़ी और कैस्पियन सागर से निकल के आ रहा है भूमध्य सागर का, तो ये हवाएं भूमध्य सागर से आ रही हैं वो तो, और यानी कैस्पियन झील, और अगर आप बात करें तो वह ईरान की खाड़ी से निकल के आ रही हैं। जब वहाँ से निकलेंगी तो क्या लाएंगी, आर्द्रता लाएंगी। तो उत्तर पश्चिम भारत में भूमध्य सागर से आने वाली कुछ क्षीण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण क्यों बोला, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। अब नहीं बताऊंगी, मैंने बहुत बार बताया कि किस अक्षांश से आपका शीत होता है, किस अक्षांश से लेकर किस तक शीतोष्ण होता है और कहाँ पे उष्ण होता है। तो आगे देखिए कुछ क्षीण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात मिलेंगे यहाँ पे, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या कराएंगे, बरसात कराएंगे, ठीक।
कम मात्रा में होते हुए भी यह शीतकालीन वर्षा भारत में रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है। तो जो आपकी रबी की फसल होती है तो उसके लिए जो आपकी चना मटर की फसल होती है ना, रबी की फसल ही होती है, गेहूँ की, चना मटर की फसल, ठीक है। अगर आप उस पर डालेंगे, उस पर डालना, किस पे डालना, गूगल पे डालना रबी की फसलें, तो आपकी लिस्ट निकल के आ जाएगी। तो देख लेना कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि कौन सी आपकी रबी की फसल है, कौन सी नहीं है, ठीक है, कौन सी खरीफ की है, कौन सी जायद की है, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो जब हम पढ़ेंगे ना और मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे या फिर फसलों के बारे में, तो उधर पे देख लेंगे। अभी तो खैर हमारा जलवायु चल रहा है, तो अभी हम जलवायु पे ही फोकस करेंगे। तो ये जो हवाएं आई हैं भूमध्य सागर से आपकी, तो इन्होंने जब बारिश कराई पंजाब, हरियाणा या फिर आप पश्चिमी यूपी की बात करें या दिल्ली की बात करें या राजस्थान के कुछ भागों में बात अगर आप करें तो कर सकते हैं, थोड़ी बहुत भाग में, ठीक है। तो वहाँ पे जो बरसात होती है तो रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है। अगर आप लघु हिमालय की बात करें तो लघु हिमालय में वर्षा कैसी होगी, हिमपात में, क्योंकि हिमालय आपका नीचे ही तो है नहीं, हिमालय आपका ऊंचाई पर है, ऊंचाई पर होने के कारण जो बूंदें हैं किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, हिम में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो उधर पे जो बरसात होगी आपकी कैसी होगी, हिमपात के रूप में। यह वही हिम है, ये जो बता रखा है कि यह वही जो है, ये वही बर्फ है जो गर्मियों के महीनों में हिमालय से निकलने वाली नदियों में आती है, ठीक है। हिमालय से निकलने वाली नदियों के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है, ठीक है। वर्षा की मात्रा मैदानों में पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्षा की मात्रा है मैदानों में, तो पश्चिम से अगर आप इधर से और इस साइड अगर आप पूरब की साइड जाते तो कम होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये बरसात जो है, मान लीजिए यहाँ पे पश्चिम है, यहाँ से मैदान शुरू होता है, इतने में मैदान आपको मिलता है, ठीक है। मैदान अगर आपको यहाँ पे मिलता है तो मैदान में ऐसी कोई बात तो है नहीं कि हवा को आर्द्रता मिले। तो जैसी जैसी बरसात कराती जाएगी, आगे आगे बढ़ती जाएगी, अब बीच के क्षेत्र में इसको आर्द्रता कहीं नहीं मिलेगी, तो पश्चिम के पूरब के साइड आते बरसात की मात्रा कम होती जाती है। अब देखिए आगे क्या है कि पश्चिम से पूरब की ओर तथा पर्वतों में उत्तर से दक्षिण की ओर मात्रा कैसी है, घटती जाती है। देखिए उत्तर से दक्षिण, अगर आप पर्वत की बात करें तो हिमालय आपको कुछ इस प्रकार से फैला हुआ है। तो अगर आप बात करते हैं उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से अगर आपकी हवा चलती है दक्षिण की साइड, तो इसे ऊपर की साइड जाने पर, यानी हिमालय में अगर आप उत्तर से दक्षिण की बात करें तो यहाँ भी बरसात कम होती जाती है। मैदानों की बात करें तो आप पश्चिम से पूरब की साइड बरसात कम हो रही है। अब बात करेंगे दिल्ली में सर्दियों का औसत वर्षा आपका कितना है। अगर आप दिल्ली में सर्दियों में बरसात की बात करें तो 53 मिलीमीटर आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आप पंजाब और बिहार की बात करें तो वहीं पे आपको बरसात कम मिलेगी, ठीक है। कितनी मिलेगी आपको, 18 से 25 मिलीमीटर के बीच मिलेगी, यानी बरसात सीधी बात है कम हो गई, ठीक है। पंजाब और बिहार में आपकी कम हो जाएगी। अब हम बात करेंगे आगे सेकंड पॉइंट की। कभी कभी देश के मध्य भागों एवं दक्षिणी प्रायद्वीप के उत्तरी भागों में भी कुछ शीतकालीन वर्षा होती है। तो कहीं कहीं पे हमें देखने को मिलता है कि देश के मध्य भाग, जैसे आप बात कर लें मध्य भाग किसकी बात करेंगे हम, ठीक है, दक्षिण यूपी की बात कर लीजिए, और किसकी बात कर लेंगे तो आप बात कर लीजिए एमपी की, ठीक है, क्योंकि एमपी तो वैसे ही आपका बीच में स्थित है, इसलिए तो इसको भारत का हृदय कहा जाता है, ठीक है। कभी कभी देश के मध्य भागों एवं दक्षिणी प्रायद्वीप की अगर आप बात करते हैं, दक्षिणी प्रायद्वीप भी तो आपका मध्य में ही आ जाता है हल्का फुल्का, ठीक है। और उत्तर भागों में अगर आप इसकी कुछ बात करते हैं तो वहाँ पे भी कभी कभी क्या होती है, शीतकालीन वर्षा हो जाती है। अब आगे देखिए थर्ड नंबर पॉइंट क्या है। जाड़े के महीनों में भारत के उत्तर पूर्वी भाग भाई सेवन सिस्टर आपका कौन कौन सा, जैसे इन्होंने इधर पे अरुणाचल असम की बात करी है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि किन राज्यों की बात कर रहे हैं। तो जाड़े के महीने में भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित अरुणाचल प्रदेश तथा असम में भी 25 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा हो जाती है। तो यहाँ पे भी आपकी बरसात मिलती है कब, जाड़ों के महीने में। तो चलिए हो गया काम, इतना हो गया। अब बात करेंगे आगे की। तो आगे देखिए उत्तर पूर्वी मानसून पवनें, जो उत्तर पूर्वी मानसून पवनें हैं, यानी अगर आप देखते हैं तो उत्तर पूर्वी वही बात हुआ आपका अरुणाचल प्रदेश, असम वगैरह, नागालैंड वगैरह का। तो देखिए उत्तर पूर्वी मानसून पवनें अक्टूबर से नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी को पार करते समय नमी ग्रहण कर लेती हैं। मतलब जैसे ही पवनें वो लौट के आ रही हैं इस प्रकार से, कहाँ की, उत्तर पूर्व से अगर इस प्रकार से आपकी पवनें आ रही हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, उत्तर पूर्वी तो कहेंगे, क्योंकि उत्तर पूर्व बन गया, ठीक है। इधर पे जो आपकी किरणों की दिशा बताई गई है, यहाँ पर राज्यों की बात नहीं करी हुई है, कि उत्तर पूर्वी मानसून जो आता है वापस जैसे ही लौटता है अक्टूबर नवंबर के समय मानसून, तो बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त कर लेता है। और जब नमी प्राप्त करता है तो टकरा किससे जाता है, तो टकरा जाता है तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश से
ठीक है। तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट से टकराता है, तो इसने जो नमी बंगाल की खाड़ी से ग्रहण करके रखी थी वो वहाँ पे छोड़ देता है, तमिलनाडु के तट पर बरसात करा देता है। तो लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु के तट पर बरसात करा रहा है, दक्षिण आंध्र प्रदेश में बरसात करा रहा है, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक में करा रहा है, दक्षिण पूर्वी केरल में झंझावाती वर्षा लाता है, यानी नुकसानदायक वर्षा भी लाता है भाई, ठीक है, यानी तेज वर्षा लाता है। क्यों? क्योंकि मानसून लौट रहा है तो तेज हवाएं भी रही होंगी और हवाओं के साथ बरसात, ठीक है। तो तेज हवाओं के साथ बरसात जब आता है ना तो उसमें प्रॉब्लम होती है, यानी बहुत जानमाल का नुकसान होता है। अब बात करेंगे शीत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु की। हमने शीत ऋतु की टेम्परेचर की बात कर ली, बरसात की बात कर ली, हम बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु तापमान की बात। तो चलिए ग्रीष्म ऋतु तापमान की जैसे ही अगर आप बात करते हैं तो देखिए इधर पे मैं इसको थोड़ा सेट कर लूँ, देखिए इधर पे क्या रहेगा। अब देखते हैं हम ग्रीष्म ऋतु तापमान, इसको थोड़ा इस सही से नहीं आ रहा, 1 मिनट के लिए, ठीक है अब सही है कि हम ग्रीष्म ऋतु के तापमान की बात करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण भारत उत्तर भारत में किस प्रकार के तापमान रहते हैं। तो देखिए अगर हम तापमान की बात करें तो मार्च में, अरे तो इसको ब्लू कर लेंगे, रेड नहीं ब्लू अच्छा लगता है, चलिए ब्लू कर लेते हैं। मार्च में सूर्य के जो है, जो मार्च में सूर्य के कर्क रेखा की ओर आभासी बढ़त के साथ ही उत्तरी भारत में तापमान बढ़ने लगता है। अब जैसे आपका फरवरी के बाद मार्च अप्रैल का महीना आता है तो जो सूर्य की किरणें हैं वो मकर रेखा से क्या हो रही हैं, या फिर आप मकर रेखा ना बोलें, अगर आप 0 डिग्री बोल दें तो 0 डिग्री से खिसक के कर्क रेखा की ओर प्रभावित हो रही हैं, यानी आभासी हो रही हैं, यानी बढ़ती आ रही हैं कर्क रेखा की तरफ। अब देखिए अब कर्क रेखा की तरफ जब जैसे ही सूर्य की किरणें बढ़ रही हैं तो आपको क्या आभास होगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो मार्च में सूर्य के कर्क रेखा की ओर आभासी बढ़त के साथ ही उत्तर भारत में तापमान क्या होता है, बढ़ने लगता है। ठीक है भाई, टेम्परेचर उत्तर भारत में बढ़ने लगा है क्योंकि जो अधिकतर ही उत्तर भारत के क्षेत्रों से ही आपकी कर्क रेखा गुजरी है, ठीक है। तो अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहाँ पर बढ़ रहा है, कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर बोले तो उत्तर भारत के मैदानों पर बढ़ रहा है। आगे बात करेंगे अप्रैल मई व जून में उत्तरी भारत में स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु होती है। अब यहाँ पे जो है आपका अप्रैल मई जून, अगर आप जून की बात करें तो भाई मई जून में आपका, अगर आप यूपी की बात करें तो भाई गर्मी बहुत रहती है यहाँ पे, ठीक है। अप्रैल मई, अब मई जून की बात करें तो बिहार, यूपी, राजस्थान, ठीक है, पंजाब, हरियाणा और आपका जो है एमपी, यहाँ पे अच्छी खासी गर्मी रहती है। तो अच्छी खासी गर्मी मिल गई यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु अप्रैल मई जून, और आपका यूपी में तो जुलाई में भी रहती है, क्योंकि यहाँ पे जुलाई में नहीं, जून तक रहती है। जुलाई में तो यहाँ पे मानसून आ जाता है, थोड़ी बहुत गर्मी कम जाती है, सूर्य की किरणें, मानसून आएगा, थोड़ा बहुत बरसात होती है, कभी कभार ठंडा आ जाती है। देखिए आगे भारत के अधिकांश भागों में टेम्परेचर जो है कितना मिलेगा आपका, अधिकांश भागों में 30 से 32 सेल्सियस तक पाया जाता है। लेकिन मार्च में दक्कन पठार पर दिन का टेम्परेचर अगर आप देखते हैं तो 38, दक्कन पठार आपको पता है, पठार मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, आप दिमाग में लाइए कि दक्कन पठार है कहाँ, ठीक है। अगर हम देखिए, अगर आपको मैपिंग ध्यान है, जैसे मैंने बोला उत्तर पूर्वी राज्य, मैंने बोला पंजाब, मैंने बोल दिया हरियाणा, मैंने बोल दिया आपको राजस्थान, बिहार, पंजाब, हरियाणा, कोई भी बोला, ठीक है, छत्तीसगढ़, एमपी, कुछ भी बोला तो आपको जस्ट दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि हाँ इधर है हरियाणा, इधर है आपका गुजरात। तो वही चीज़ है कि आपको पठार पता होनी चाहिए, गंगा के मैदान पता होना चाहिए, नदियों का भी आपको पता होना चाहिए, कृष्णा गोदावरी कहाँ पे बह रही हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को बोले, मैं बोलूँ आपको गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा का डेल्टा, कावेरी का डेल्टा, या मैं गंगा का डेल्टा की बात करूँ, तो अगर आपको मैपिंग ध्यान है तो चीज़ें आपको बहुत जल्दी समझ में आएंगी। तो जो है आपका भूगोल जो है मैपिंग पर ही आपका डिपेंड रहता है। तो चलिए बात करते हैं आगे दक्कन के पठार की। तो दक्कन पठार पर दिन का जो तापमान रहता है कितना रहता है, 38 सेल्सियस हो जाता है। दिन का तापमान इधर पे 38 सेल्सियस देखने को मिला। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि जबकि अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश में तापमान आपको थोड़ा और ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा, दक्कन का पठार अगर आप बोलें तो आपका दक्षिणी भाग का हिस्सा मान लें हम, ठीक है। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश गुजरात की बात करें तो टेम्परेचर आपको 38 से 43 मिल गया, 38 से 43 तक मिल गया। लेकिन अगर आप वहीं बात करते हैं थोड़ा और, देखिए जैसे आपको पता है कि गुजरात एमपी से ही आपकी, तो गुजरात एमपी से आपकी जो कर्क रेखा गुजरी है तो उधर पे आपका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा ना, बिल्कुल रहेगा। मई में ताप की यह पेटी और अधिक ऊपर और अधिक उत्तर में खिसक जाती है, यानी जो टेम्परेचर है वो थोड़ा पूरा कर्क रेखा पर पड़ रहा है। अब पूरा कर्क रेखा पर पड़ने के कारण सूर्य की किरणें क्या होगा, टेम्परेचर थोड़ा और रहेगा। तो वही बता रखा है कि मई में अच्छा खासा गर्मी पड़ता है, अच्छा खासी धूप आपकी बहुत तेज लगती है, जिससे देश के उत्तर पश्चिमी भागों में 48, अगर आप राजस्थान की बात करें तो 55 टेम्परेचर देख चुके हैं राजस्थान में, थार के मरुस्थल में, ठीक है। ठीक है, और आपका 48-50 तो आपका आराम से बना ही रहता है। जैसे 48 सेल्सियस के आसपास तापमान का होना असामान्य बात नहीं है, ठीक है। यानी अगर आप बोलें तो इधर पे 48 डिग्री आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे और आगे की।
तो हम बात करते हैं दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु मृदु पड़ती है, उधर पे तो शीत ऋतु भी मृदु पड़ रही थी दक्षिण भारत में, और ग्रीष्म ऋतु भी मृदु पड़ रही थी। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु का तापमान हमने देखा था कितना था आपका टेम्परेचर का, उधर पे तापमान 1.5-2 सेल्सियस का अंतर आया था। क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। ठीक है, टेम्परेचर आपका 45 या 47 से कितना फर्क आएगा, इतना तो आएगा नहीं कि भाई 47 तो आपने मतलब सूती कपड़े पहन लिए यानी कॉटन के कपड़े पहन लिए, और अगर आपको 45 हो गए तो नहीं हमने क्या किया कि हमने रजाई ओढ़ के बैठ गए, तो ऐसा तो होगा नहीं, या कम्बल ओढ़ के बैठ गए, नहीं होगा ना, यानी 1-2 डिग्री में अंतर नहीं पड़ेगा। तो वही चीज़ है आपकी दक्षिण भारत में। तो देखिए वहाँ पे तो ग्रीष्म ऋतु भी आपकी मृदु है और शीत ऋतु भी मृदु ही थी, तथा उत्तर भारत जैसी प्रखर नहीं है, यानी गर्मी जो है उत्तर भारत में जिस प्रकार की तेज पड़ रही है वो दक्षिण में नहीं पड़ेगी। दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण यहाँ के तापमान को उत्तर भारत से प्रचलित तापमान से नीचे रखती है। ठीक है ना, हमने देख लिया कि यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपकी ऐसी हैं कि एक तो तटीय क्षेत्र है। ठीक है, तटीय क्षेत्र होने के कारण क्या रहेगा आपका, तटीय क्षेत्र होने के कारण नहीं रहेंगी चीज़ें वहाँ पे, यानी जो है और जो सूर्य अब है वो सूर्य आपका जीरो कर्क रेखा पर पड़ रहा है, तो इसमें जो है टेम्परेचर आपका उतना ज़्यादा कम या ज़्यादा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। अतः दक्षिण में तापमान 26 से 32 के बीच ही रहता है, यानी इससे कम नहीं होता है। आगे देखिए दक्षिणी घाट की पहाड़ियों के कुछ, अब हम दक्षिणी घाट बोले पश्चिमी घाट, ये तो पूर्वी घाट हो गया, ये पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की बात करनी है हमें। तो पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के कुछ तो ये हवाएं हैं आपकी, देखिए इधर पे इस प्रकार से चल रही हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। ये जुलाई के मौसम की दी हुई हैं, आप देख लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या होता है कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के क्षेत्रों में ऊंचाई के कारण अब पहाड़ी क्षेत्र में चले जाएंगे ऊंचाई पर, तो ऊंचाई पर टेम्परेचर आपको थोड़ा क्या होगा, नीचे की साइड मिलेगा। तो क्षेत्रों में ऊंचाई का टेम्परेचर 25 सेल्सियस से कम रहता है। तटीय भागों में समताप रेखा तट के समांतर क्या होता है, उत्तर दक्षिण दिशा में फैल जाती हैं, जो प्रमाणित करती हैं कि तापमान उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर न बढ़कर तटों से भीतर की ओर बढ़ता है। यानी अब इससे आपको पता चलेगा कि जो टेम्परेचर है, अगर आप बोल दें कि दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है या उत्तर से दक्षिण की ओर, तो ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि तट से अंदर की ओर जैसे ही आप जाते हैं, जैसे अगर आप बोले ये है तट, ठीक है, तो तट के जैसे जैसे अंदर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, घटता बढ़ता जाता है। ठीक है, तो आपका बढ़ रहा है टेम्परेचर। गर्मी के महीनों में औसत न्यूनतम दैनिक तापमान भी काफ़ी ऊंचा रहता है। तो अगर आप बात करें तो गर्मियों के महीनों में अगर आप दैनिक तापमान देखते हैं तो काफ़ी ऊंचा आपको इधर पे काफ़ी ऊंचा रहता है। आगे देखिए, और यह 26 डिग्री के 26 सेल्सियस से शायद ही कभी नीचे जाता है। दक्षिण की बात कर रहे हैं भाई, 26 से जाता ही नहीं है नीचे। अब 26 से ज़्यादा नहीं जाएगा तो वहाँ पे स्वेटर की ज़रूरत पड़ेगी क्या, मोटी मोटी जैकेट लोग पहनेंगे क्या, नहीं पहनेंगे, नहीं पहनते वहाँ पे लोग मोटी मोटी जैकेट। चलिए आगे देखिएगा। ठीक है, वायुदाब और पवनें, तो हम बात करेंगे वायुदाब और पवनों की। तो पवनें किस प्रकार से चलती हैं, देश के आधे उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में, इसको थोड़ा देखिए, इसको जूम इन कर लिया। देखिए इधर पर देश के आधे उत्तर भाग में, अब उत्तरी भाग की बात करें, ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और गिरता हुआ वायुदाब पाया जाता है। अब गर्मी पड़ेगी, ठीक है, सरफेस पर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, वायु कांटेक्ट में आएगी, सरफेस के कांटेक्ट में आएगी, वायु गर्म हो गई, ऊपर चली जाएगी, नीचे निम्न दाब का क्षेत्र छोड़ जाएगी। तो क्या है कि जो वायुदाब का क्षेत्र यहाँ पर गिरता हुआ पाया गया है, बिल्कुल पाया जाएगा। उपमहाद्वीप के गर्म हो जाने के कारण जुलाई में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण, क्या है आपका, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण, ITCZ है, ITCZ। तो ये तो मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया, तो आपको ध्यान होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है ITCZ में। अब टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण ITCZ में जो है वायुदाब आपका कम रहेगा। अब आगे देखिए, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर खिसककर कहाँ पे पहुँच जाता है आपका, तो ये देखिए बता रखा है कि 0 डिग्री से खिसककर पहुँच जाता है 25 अक्षांश के आसपास। तो हमने पिछले वीडियोज में देख लिया है, बहुत अच्छे से समझा था कि किस प्रकार से खिसकता है ऊपर की साइड। और यानी ITCZ आपका कहाँ माना जाता है, तो ITCZ आपका जहाँ पे आपका सूर्य की किरणें पड़ेंगी वहीं पे आपका ITCZ मान लिया जाता है। तो क्या हुआ, 25 उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाता है ITCZ। मोटे तौर पर यह निम्न दाब की लंबायाम मानसूनी द्रोणी उत्तर पश्चिम में थार मरुस्थल से पूरब और दक्षिण पूर्व में पटना और छत्तीसगढ़ पठार पर विस्तृत होती हैं। तो ये फैल जाता है। चलिए इसको आगे देखिए। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति पवनों के धरातलीय संचरण को आकर्षित करती है।
आकर्षित करती है। क्यों करती है? क्योंकि ITCZ आपका निम्न दाब का क्षेत्र रहता है, तो ये निम्न दाब का क्षेत्र होने के कारण और जहाँ पे उच्च वायु दाब क्षेत्र रहेगा ना थोड़ी बहुत, ये उसको आकर्षित करता है, यानी अपनी साइड खींचता है। बस इतनी बात बताई गई है। जिनकी दिशा पश्चिमी तट, पश्चिम बंगाल के तट तथा बांग्लादेश के तट बांग्लादेश के साथ दक्षिण पश्चिम में होती है। तो इसको दिशा को देख लेना, मैं नहीं बता रही हूँ, जल्दी जल्दी इसको थोड़ा देखते हैं। उत्तरी बंगाल और बिहार में इन पवनों की दिशा कैसी होती है? तो पूरब की ओर होती है और दक्षिण पूर्वी हो जाती है। कहाँ कहाँ की बात करी है इसने? तो बात किसकी करी है? तो बात करी है इसने बिहार और किसकी? उत्तरी बंगाल की। बिहार बंगाल आपका वहीं पे है, ठीक है, एक दूसरे से बॉर्डर शहर है। इस बात की चर्चा पहले ही हो जा चुकी है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की ये धारा वास्तव में विस्थापित भूमध्य रेखीय पछुआ पवनें हैं। तो हमने इस चीज़ को देख लिया है, हम इसको बार बार नहीं देखेंगे। मध्य जून तक इन पवनों का अंतः प्रवेश मौसम का वर्षा ऋतु को ओर बदलाव करता है। क्या कहता है कि मध्य जून तक इन पवनों का अंतः प्रवेश, जैसे ही अंदर की ओर पवनें आती हैं तो क्या होता है कि इंडिया में अंदर की साइड आती जाती हैं तो वर्षा ऋतु की ओर बदलाव इनका होता जाता है। तो वैसे भी पता है हमें कि जून जुलाई में बरसात का मौसम रहता है। चलिए आगे देख लीजिए। अब हम बात करेंगे थोड़ा और, तो थोड़ा और बात करने से क्या है आपका कि आपका 49 मिनट हो गया। चलिए थोड़ा और बात कर लीजिए। और बात देखिए इधर पे क्या है, थोड़ा और टॉपिक रह गया कि उत्तर पश्चिम में, जो उत्तर पश्चिम में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की बात करें तो ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो उत्तर पश्चिम इसकी बात की है इसने, ठीक है। तो देखिए क्या है कि उत्तर पश्चिम में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के केंद्र में क्या होता है कि ITCZ यानी सीधे किरणें पड़ रही हैं सूर्य की, तेज रहेगा। दोपहर में चलती है लू, दोपहर में एक हवा चलती है, बहुत तेज चलती है, इतनी तेज चलती है, इतनी घातक होती है कि अगर आप कान में अगर अच्छी पट्टी और तौलिया वगैरह ना बांधे ना तो यहाँ पे क्या होता है, लपट आपको लग जाती है और आप बीमार पड़ जाती है। तो ये जो लू चलती है दोपहर में, तो दोपहर के बाद लू के नाम से विख्यात शुष्क एवं तप्त इतनी तेज चलती है, ठीक है। एक तो क्या होता है, सूखी होती है, ऊपर से बहुत ज़्यादा गर्म होती है। क्यों होती है? क्योंकि दोपहर का समय है, सीधे क्षेत्र पे सीधा जो है आपका सूर्य की किरणें पड़ रही तो तप्त हवाएं होंगी, इतनी तप्त होती है, बहुत तप्त होती है, जो कि कैसी होती है, कई बार ये आंधी भी लाती है, ठीक है, जो आंधी तो लाती है लेकिन कई बार क्या होती है, आधी रात तक चलती रहती है, 10-12 बजे तक आपको चलने को देखने को मिलेगी। मई में क्या होता है, मई में शाम के समय, अगर आप मई की बात करें तो मई में शाम के समय पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधियाँ चलना एक आम बात है। ये अस्थायी तूफान पीड़ादायक गर्मी, यानी ये लू वगैरह जो आपकी चलती है, आंधी तूफान, ये क्या करते हैं, बहुत पीड़ादायक होते हैं। तो पीड़ादायक गर्मी से कुछ राहत तो दिलाते हैं लेकिन ये नुकसान भी करते हैं बहुत, ठीक है। ये नुकसानदायक भी होते हैं, आपको बीमार भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने साथ हल्की बारिश, तो जब ये हवाएं चलेंगी, अब हवाएं चलेंगी तो तेज, ठीक है, गर्म हवाएं तो थोड़ी बहुत तो आर्द्रता होगी इसमें। अब आर्द्रता होने के कारण, क्योंकि ये अपने साथ क्या रहती हैं, हल्की बारिश लाती हैं, तो थोड़ा बहुत हमें शीतल हवाएं हो जाती हैं। जब क्या होता है, हल्की फुल्की बारिश करा देंगी तो जो हवाएं चल रही हैं सुखद एवं शीतल लगने लगेंगी, या इन थोड़ी बहुत राहत ला देंगी पीड़ादायक गर्मी से। कई बार ये आर्द्रता भरी पवनें द्रोणी की परिधि की ओर आकर्षित होती हैं। ये पवनें क्या होती हैं, कई बार ये आर्द्रता भरी पवनें द्रोणी की परिधि की ओर आकर्षित होती हैं। शुष्क एवं आर्द्र वायु सन्नतियों के अचानक संपर्क से स्थानीय स्तर पर तेज तूफान पैदा हो जाते हैं। एकदम से जैसे शुष्क एवं आर्द्र हवाएं एकदम से अचानक से संपर्क में आती हैं, तो अचानक से संपर्क में आने के कारण क्या होता है, तेज तूफान पैदा हो जाते हैं स्थानीय तौर पर। इन स्थानीय तूफानों के साथ तेज हमारे मूसलाधार वर्षा करा देते हैं, यहाँ भी ओले पड़ जाते हैं कभी पे। क्या होता है, एक तो हवा तेज, ठीक है, ऊपर से बारिश तेज। अब हवा तेज और बारिश तेज क्या होगा, तूफानी बोलते हैं उसको। तो मूसलाधार वर्षा यानी हवाएं भी तेज होती हैं, बारिश भी तेज होती है। अब दोनों तेज होने के कारण हवा जो आपकी बरसात आती है तो कभी कभी इसमें ओले भी गिर जाते हैं और ये नुकसानदायक भी आपकी होती है, ठीक है, स्थानीय तौर पर ये नुकसानदायक भी होती है। अब हम बात करेंगे इसकी, तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा और पढ़ लीजिए, इस बॉक्स को पढ़ेंगे हम और इसके बाद कल देखेंगे। देखिए, ग्रीष्म ऋतु में आने वाली कुछ प्रसिद्ध स्थानीय पवनें, तो जो आपकी ग्रीष्म यानी गर्मियों की ऋतु में जो कुछ पवनें चलती हैं वो कुछ पवनें प्रसिद्ध होती हैं। जैसे आपकी आम्र वर्षा होती है, इसको आम्र वर्षा बोलते हैं, ठीक है। अब आम्र वर्षा क्यों बोलते हैं, यानी बारिश होगी तो आम पकेंगे, उसको बोलेंगे हम आम्र वर्षा। तो ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते ही, जैसे आपके ग्रीष्म ऋतु जून का महीना आता है, ग्रीष्म ऋतु खत्म हो गई, जून जुलाई का महीना आ गया तो जैसे ही जून जुलाई का महीना आता है तो क्या होता है कि बरसात होगी, पहली मानसून की बरसात होगी। मानसून की पहली बरसात होने के कारण क्या होगा कि बरसात क्या कराती है, ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती हैं, यानी हल्की फुल्की बरसात आएगी आपकी, जो कि आपकी केरल व तटीय कर्नाटक में एक आम बात है, ठीक है, यानी नॉर्मल बात है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को हम आम्र वर्षा कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस बौछार के कारण आम जो है आपके जलने से
पकने लगते, यानी आम पकने में ये वर्षा आपकी सहायक होती है, तो हम इसको आम्र वर्षा कहते हैं। कहाँ कहाँ पे मिलती है आपको, तो कर्नाटक और केरल पर, ठीक है, केरल और कर्नाटक के तट पर, ठीक है। और आपका जो केरल है वो तो पूरा ही तटीय क्षेत्र है, वो तो आपको ज़्यादा फैला ही नहीं हुआ है। अब हम बात करेंगे आम्र वर्षा के बाद फूलों वाली बरसात, ठीक है। इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा, कहवा बोले तो आपकी जो है कॉफ़ी, कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। तो देखिए केरल में जब ये बरसात आती है तो वहाँ पे जो आपका जो आपकी खेती है, किसकी खेती, चाय या फिर आप बोले कॉफ़ी की खेती, तो कॉफ़ी या चाय की उधर पे खेती हो रही है तो उनमें फूल खिलने लगते हैं। अब फूल खिलने के कारण हमने इसको फूलों वाली बौछार बोल दिया, ठीक है। अब हम बोलते हैं काल बैसाखी, ठीक है। काल बैसाखी नाम से तो वैसे ही सुन के डर लगता है एकदम, काल बैसाखी, काल बैसाख और काल, ठीक है। तो देखिए असम और पश्चिम बंगाल में, अब हमने दोनों बातें, आम्र वर्षा और फूलों वाली बौछार, हमने दोनों किसकी बात करी, तो हमने केरल की बात करी। लेकिन अब हम बात करते हैं असम और पश्चिम बंगाल की। तो देखिए असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में क्या होता है, बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली ये भयंकर और विनाशकारी वर्षायुक्त पवनें होती हैं, यानी पवनें चलती हैं भयंकर और विनाशकारी, ठीक है। इसलिए तो इसको काल लगा दिया आगे। और कैसी हैं, वर्षा समेत हैं, ठीक है, वर्षा को साथ लेके चलती हैं। इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इनके स्थानीय नाम काल बैसाखी से लगाया जा सकता है, ठीक है, जिसका अर्थ है बैसाख के महीने में आने वाली तबाही, काल, ठीक है। काल मीन्स तो वैसे ही तबाही होता है, ठीक है। तो अब बैसाखी लगा दिया तो काल बैसाखी, यानी बैसाख के महीने में आने वाली तबाही। चाय, पटसन, चावल के लिए ये फसलें अच्छी होती हैं, क्योंकि जो है आपका चाय, पटसन, चावल आपको जो है पश्चिम बंगाल बिहार की साइड देखने को मिलते हैं, ठीक है। या फिर आप गंगा के मैदान की जो डेल्टा वगैरह हैं, जो आपके सुंदरवन का डेल्टा, अगर आप उधर पे बात करें तो जैसे अगर आप बात करते हैं पश्चिम बंगाल में तो अच्छा खासा धान आपका होता है, ठीक है। तो पटसन व चावल, जूट भी आपका होता है ना वहाँ पे, जूट पटसन बोलते हैं, ठीक है। कपास भी अच्छा होता है। पटसन व चावल के लिए फसलें अच्छी होती हैं, क्यों होती हैं, क्योंकि पटसन और आपका जैसे बोल दीजिए जूट बोल दीजिए, धान बोल दीजिए, या फिर अगर आप इसको कॉटन बोल दीजिए, तो अगर आप कुछ बोलते हैं इन चीज़ों को तो ये सब चीज़ें जो होती हैं इनमें बहुत अधिक बरसात लगती है। तो ये काल बैसाखी आपकी बरसात ही तो ला रही है, तो ये तबाही तो करते हैं, लेकिन इन फसलों के लिए अच्छी पवनें मानी जाती हैं। असम में इन तूफानों को बारदोली छीड़ा कहते हैं, नाम याद रखना, काल बैसाखी को असम में बारदोली छीड़ा कहते हैं। अब बात करेंगे हम लू की, तो लू की तो हमने बात कर ली। उत्तर मैदान में, जो उत्तर मैदान है उन्होंने उसमें देखिए पंजाब से बिहार तक, ठीक है। अगर आप इंडिया के मैप में देखेंगे पंजाब से चलते चलते इस प्रकार से अगर आप आएंगे बिहार, इधर पे आपको पूरा मिलेगा यूपी, ठीक है। और पंजाब के बाद आपको हल्का फुल्का इधर मिलेगा हरियाणा, तो ये पंजाब, ये हरियाणा, फिर यूपी के बाद बिहार। तो इस पूरे क्षेत्र में क्या होता है, लू चलती है, जो कि आपकी शुष्क और गर्म एवं पीड़ादायक पवनें होती हैं, ठीक है, बहुत मतलब पीड़ादायक होती हैं। दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता अधिक होती है। तो दिल्ली और पटना में, हाँ दिल्ली भी आपका छूट गया ना बीच में, छोटा सा दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता कैसी रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है। अब हम बात करेंगे दक्षिण पश्चिमी मानसून की, और आपका जो है निर्वातन मानसून की भी बात करेंगे, यानी लौटते हुए आने वाले दौने मानसून की बात करेंगे। तो अभी हमने क्या देख लिया, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु की बात कर ली, काफ़ी चीज़ें हमने समझ ली। अब हम देखेंगे इसको कल नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं, और देखिए अगर आपको कोई भी परेशानी है, अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए आप, तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिलेगा, तो इंस्टा और एफबी का जो है, एफबी और इंस्टा का, आपको फेसबुक और इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। आप उधर पर मुझे कमेंट कर सकते हैं, यानी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आप उधर पर मैसेज डाल दीजिए, तो मैं आपको जो भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज है उसको मैं आपको क्लियर आराम से कर दूंगी। फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, कहीं पे भी एक जगह पे। तो उसको चलिए अब मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ, तो नहीं दक्षिण पश्चिमी मानसून इसी टॉपिक के साथ, यानी अभी आएगा मानसून फिर जाएगा, उसको हम देखेंगे कि उस पर बरसात और तापमान कहाँ का कैसा रहता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। और हम मिलेंगे कल इस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।